बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा न्यू नावल शुरू है, आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। तुम मेरे निकाह में हो, मुंतहा चौहान। किस्त नंबर 1। सीढ़ियाँ उतरती वो उजलत में नीचे आ रही थी। कानों में सोने के बड़े बड़े बुंदे, गले में नौलखा हार, चेहरे पर पे नफासत से किया गया मेकअप और उंगलियों में बेशुमार सोने की अंगूठियाँ। हर वक्त ही बहुत सज धज के तैयार रहने वाली वो राफिया खानम थी, खान की चहेती बीवी। जी हाँ, खानम की हर बात को पत्थर की लकीर ही समझा जाता था। खान विला में अरबाज खान विला के बड़े खान थे और जहाँ बाहर उनकी हुक्मरानी चलती थी तो घर के अंदर खानम की। रज़िया किस्म की कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। मेरा बेटा 10 साल बाद वापस लौट रहा है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। एकदम नीचे आते ही ऑर्डर किया, जी खानम, कोई शिकायत नहीं होगी। सर झुकाए कहा और सर झुकाए कही वो वहीं से चली गई। बस एक बार शहमीर खानज़ादा, तुम वापस आ जाओ, फिर तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। और जो बात मैं कह दूं तुम इससे कैसे इनहराफ कर सकते हो? आखिर माँ हूँ तुम्हारी, मेरा तो हर हुक्म ही मानोगे तुम। दिल ही दिल में वो प्लान बनाती खुश हो रही थी, आने वाले वक्त से बेखबर कि आने वाला वक्त इन्हें कितने नाको चने चबवाने वाला था। ये मंजर है सुल्तान हाउस का, जहाँ सुबह सवेरे ही सब जाग जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत कुरान मजीद का एहतमाम किया जाता है, चिड़ियों को दाना डाला जाता है। इन सब कामों से फारिग होते ही जमीला खातून किचन का रुख करती हैं, जहां वो सब घर वालों के लिए उनकी पसंदीदा नाश्ता बनाती हैं। इस तरफ तो वो सब के लिए नरम दिल और खुश मिजाज खातून है, तो दूसरी तरफ अपनी औलाद की सख्त दुश्मन मतलब औलाद को राह रास्त पे लाने के लिए इन पे सख्ती करना। औलाद ही ने ही इन्हें दुश्मन का खिताब दिया हुआ था। मम्मा, नाश्ता बन गया। ये है हमारी प्यारी सी शरीर और कुछ हद तक हसास सी अनाबिया सुल्तान, अपने नाम की तरह सुल्तान। हाँ, बन गया है, ले लें, मसरूफ़ जवाब मिला। नाश्ता लिए बहुत शान से डाइनिंग टेबल का रुख किया। आपके साहबजादे जागे नहीं हैं? एक स्लाइस मुंह में डालते, चाय का घूंट भरते, सरासरी सा पूछा। गहरा सांस खारिज करते सर नफ़ी में हिलाया और अनाबिया सुल्तान जानती थी कि इसे कैसे जगाना है। नाश्ता ख़त्म करती अब उसका रुख सुल्तान हाउस के बेटे के कमरे की जानिब था। पानी का भरा जग इस पे उल्टा तो वो हड़बड़ा के उठ बैठा। क्या बदतमीज़ी है! मुंह बना के उठते, माथे पर बिखरे सिल्की बाल, गहरी नीली आंखें, हल्की हल्की ब्राइड। ये है सुल्तान हाउस के लाडले और चहीते थोड़े मुंह फट बेटे शाहमीर सुल्तान। आयूनी नहीं जाना? आईब्रू उचकते हुए पूछा। यार, मेरा आज ऑफ है, दांत पीसते वो फिर से लेटने की करने लगा। चलो फिर मुझे छोड़ के आओ, उठ जाओ, रोब जमाते तुम खुद चली जाओ। दोबारा से सोने की पोजीशन में जाते कहा, शामी उठ रहे हो या एक और जग लाऊं? धमकाते, तुम जैसी बहन के होते दुश्मनों की क्या ज़रूरत है? मुंह बनाते कंफर्टेबल दूर फेंके बाथरूम में घुसा। सिर्फ 10 मिनट में कलाई पे घड़ी में टाइम देखते अगला ऑर्डर जारी किया और एक घूरी से नवाजता बात में घुस गया। गेट पे से उतारते वो बाइक स्टार्ट करता वापस मुड़ने लगा कि अन्ना आपी, आ गई आप? इतनी देर लगा दी, आज आपने आने में, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं। ये है अबीरा चश्मत नवाब, उनकी फुफ्फो की बेटी और पड़ोसी भी। अपने लिए हम का सगीरा बेदरेग इस्तेमाल करने पे शामी तो अक्सर इससे चिढ़ खाता था। नवाब साहब ने तुम्हारा दाना पानी बंद कर दिया है क्या? शामी ने इस पे चोट की। जी, क्या मतलब? इसने भवें सुकेड़ी, जो यहाँ हर आने जाने वाले की ड्यूटी दे रही हो, मुफ्त में दे रही हो या पेमेंट मिलेगी? अपनी बात का मतलब समझ के उसका रिएक्शन देखने लगा। अच्छा, आज 11 बजे तक आ जाना लेने, बस नोट्स लेने हैं और एक क्लास है। अनाबिया ने फ़ौरन से बात को पलटा। सर हिलाते, असाबत में हिलाता वो बाइक ले उड़ा था, जबकि अनाबिया के चेहरे पर मुस्कान सज गई थी जो बहुत ही प्यारी लगी थी। चलो अंदर चले। अनाबिया अबीर को लिए यूनी के गेट के अंदर दाखिल हुई। अनाबिया और शाह मीर जुड़वा होने की वजह से पढ़ाई में भी एक साथ थे, दोनों का डिपार्टमेंट भी एक था, सब्जेक्ट भी सेम थे, दोनों ही इकनॉमिक्स में मास्टर करने का इरादा रखते थे। जबकि अबीरा ने अभी भी न्यू यूनी ज्वाइन की थी, वो 3rd ईयर के स्टार्ट में थी। सिर्फ इन दोनों के साथ ही वजह से इस मासूम ने ये यूनी ज्वाइन की थी, और जब से ज्वाइन की थी तब से शामी के तंज भी बढ़ते जा रहे थे, जिसे अबीरा
ابیرہ نے کبھی برا نہ منایا، کہتے ہیں نا کہ جہاں دل لگ جائے وہاں کا تو زہر بھی امرت لگتا ہے۔ ابیرہ کا بھی یہی حال تھا، اس کے دل نے وہاں دل لگایا تھا جس کے پاس دل نہیں تھا، پتھر تھا۔ خوش آمدید، خوش آمدید میرے پیارے بیٹے، اپنی ماں کی جان۔ رافعہ خانم نے باہیں پھیلا کے اپنے بیٹے شہرزاد خانزادہ کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا۔ سبھی بڑے ڈریسنگ ہال میں جمع ہو گئے تھے، امریکہ سے جیسے کوئی شہزادہ آیا ہو۔ پورے ایریے میں دھوم مچی ہوئی تھی۔ ہیزر آنکھیں، چہرے پہ ایک مخصوص مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی، اوپر سے اس مسکراہٹ سے پڑتا گال کا ڈمپل جو اس کی بیڈز میں خاصے نمایاں ہوتا تھا۔ عروج تو پہلی نظر میں ہی دل ہار گئی تھی۔ سب سے باری باری مل رہا تھا، ایک بہت گرینڈ پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ کیک کٹتے ہی شور اٹھا ہوا تھا، ماما رافعہ بیٹے کو پیار کرتے رو دیں تو شاہمیر نے انہیں سینے سے لگایا اور ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ماں کی جان، پورے 10 سال بعد اپنی شکل دکھائی ہے، کتنا یاد کیا تمہیں بیٹے کی جان۔ اب آ گیا ہوں نا، اب نہیں جاؤں گا چھوڑ کے اپنی مورے کو۔ انداز بھی خانوں والا، لب و لہجہ بھی خانوں والا۔ ارباز خان تو بیٹے کو دیکھ کر اور بھی چوڑے ہو گئے تھے۔ جہاں یہ فیملی خوشی منا رہی تھی وہیں ان کے ساتھ ان کے بھائی جو شانہ بشانہ تو ساتھ کھڑے تھے، لیکن دل ہی دل میں حسد تھا ایک دوسرے کے لیے۔ ان کا سگا بیٹا تو تھا نہیں، لیکن آفتاب شیر خان ان کی بیٹی کا پہلا بیٹا تھا۔ جب کہ ان کی شادی ہوئی تب آفتاب شیر خان 5 سال کا تھا۔ وقت تو گزرتا رہا، نہ انہوں نے آفتاب کو قبول کیا نہ آفتاب نے ان کو۔ البتہ آفتاب کی ماما نایاب نے ہر ممکن طریقے سے اپنے شوہر کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی پوری کوشش کی۔ اب بھی وہ شوہر کی خوشی کے لیے آج کے فنکشن میں شامل تو ہو گئی تھیں، لیکن آفتاب شامل نہ ہوا تھا۔ اس کی اپنی ایک الگ دنیا تھی جہاں وہ کسی کو آنے نہ دیتا تھا اور نہ وہ اپنی اس دنیا سے باہر نکلتا۔ دیکھو تو سارے پودے ہی مرجھا گئے ہیں، کوئی پانی نہیں دیتا۔ پودوں کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جمیلہ ان کا خیال رکھا کرو، ان کی بھی دیکھ بھال کیا کرو۔ عابدہ خاتون کے چہرے پر برسوں کی تھکن تھی۔ جمیلہ نے ماں کو ایک نظر دیکھا، ان پہ بے حد پیار آیا جو پودوں کو چھانٹ پھٹک کر رہی تھی۔ آپ کیوں اداس ہوتی ہیں اماں، میں کر دیا کروں گی، جمیلہ نے ماں کا ہاتھ تھام کے کہا تھا۔ جمیلہ، کیا اسے ہم یاد بھی ہوں گے؟ انجانے کس امید پہ انہوں نے بیٹی سے پوچھا۔ دیجیے، وہ کچھ بھی نہیں بھولا ہوگا، اسے سب یاد ہوگے۔ نظریں چراتے ہر بار کا جملہ بول دیا۔ ہو نہ ہو، اگر ایسا ہوتا تو ایک فون تو کر ہی لیتا اپنی دیجے کو، انہیں بس یہی غم ستائے جا رہا تھا۔ جمیلہ چپ ہو گئی تھی۔ جمیلہ، کیا اس نے کسی سے نہیں پوچھا ہوگا میرے بارے میں کہ دیجے کہاں ہے؟ ایک یاس ایک آس، ان کا لہجہ، ان کا انداز درد سے چور اور بے بس۔ جمیلہ خاتون کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کیا پتہ دیجے پوچھا ہی ہوگا، بھابھی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کس طبیعت کی ہیں وہ، ٹال دیا ہوگا۔ سوکھے پتوں کو ایک طرف کرتی وہ اسے اٹھتے ہوئے بولی تھیں، چلیں اندر چلیں، تھوڑا آرام کر لیں۔ وہ شگفتہ واپس نہیں آئی؟ دیجے نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ آج آ جانا ہے، کیا پتہ شام تک آ جائیں۔ ماں کا ہاتھ تھامے وہ اندر بڑھ گئیں۔ فضا کا ساتھ جانا مجھے صحیح نہیں لگا جمیلہ، سو کرو ہے تو تمہاری جٹھانی، لیکن اس کا کوئی حق نہیں بنتا فضا کو یوں اپنے ساتھ لے کے جانے کا۔ بھلے نکاح ہو گیا ہے اس کا میکال سے، لیکن ابھی ہم نے رخصتی نہیں دی۔ دیجے نے جمیلہ خاتون کا سمجھاتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں دیجے، میں تو خود اس حق میں نہ تھی، مجھے تو یہ بچپن کے نکاح کی ہی سمجھ نہیں آتی۔ ایک طرف فضا کا نکاح کر دیا چھوٹی عمر میں، تو دوسری طرف انابیہ کا نکاح کر دیا شاہمیر کے ساتھ، وہ بھی تب جب وہ 9 سال کی تھی۔ کیا حیثیت ہے بچپن کے نکاح کی؟ جمیلہ خاتون دکھ سے بولیں۔ خیر، انابیہ کا نکاح میں تو تمہاری بھی رضامندی شامل تھی۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ انکار کی گنجائش ہی باقی نہ تھی۔ سوچتے ہوئے بولیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیڈیز، اچانک شامی کی آمد نے انہیں چونکا دیا۔ آ جاؤ بیٹا۔ دیجے شامی کو دیکھ کے کھل اٹھی تھیں۔ ماما کھانا دیں، سخت بھوک لگی ہے، ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لائی۔ جمیلہ خاتون اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کیا ہوا دیجے، آج بڑی چپ ہیں؟ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی۔ تم سناؤ، پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ دیجے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ A1۔ جمیلہ خاتون کھانا وہیں لے آئیں۔ کھانا شروع کیا، لیکن ایک بات دل کو کھٹک رہی تھی۔ آپ کا پوتا آ گیا امریکہ سے؟ کھانا کھاتے سرسری سے انداز میں کہا، جبکہ رضیہ خاتون اور دیجے کے کان کھڑے ہو گئے اس خبر پر۔
मामा जान साहब यहाँ हैं, दीजिए कहाँ हैं, वो नज़र नहीं आ रही। शामिर को बहुत देर से कमी महसूस हो रही थी तो बोल ही दिया, वो अपनी बेटी की तरफ गई हैं। तुम छोड़ो ना ये सब बातें, आओ तुम्हें दिखाऊं तुम्हारी हर बर्थडे का गिफ्ट कैसे संभाल के रखा है मैंने। राफिया खानम ने शामिर का ध्यान हटाया। मामा बाद में देख लूँगा, अभी थका हुआ हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। पल में शामिर का मूड बदला था। चलो ठीक है, वैसे भी शमा को बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सभी रिश्तेदारों को बुलाया, तब तक आप रेस्ट कर लो। माथे पे बोसा दिया शामिर मुस्कुरा दिया और अपने रूम की जानिब बढ़ गया, जबकि राफिया खातून के चेहरे पर मुस्कुराहट अब न थी। कैसे हैं? अरूज ने रास्ते में रोका। अल्हम्दुलिल्लाह, शामिर ने रुक के धीरे से जवाब दिया। आप काफ़ी हैंडसम हो गए हैं, अरूज ने शर्माते हुए कहा। ओ रियली, मुझे तो पता ही नहीं था, शुक्रिया बताने के लिए, एक मुस्कुराहट के साथ कहते वो साइड से होता ऊपर बढ़ गया, जबकि उसकी मुस्कुराहट पे अरूज तो दिल ही हार गई। मुसलसल आती कॉल पे आफताब मीटिंग छोड़ के उठ के साइड पे हुआ। इस वक्त वो एक रेस्टोरेंट में मीटिंग अटेंड कर रहा था। जी अम्मी जान, तबस्सुम की कॉल पिक की। बेटा आप कहाँ हो? सभी यहाँ हैं, आपका भाई आया है अमेरिका से, आपका यहाँ होना ज़रूरी था ना। अम्मी जान, मेरा हाँ वहाँ होना कोई मानी नहीं रखता, आप फिक्र ना करें। छोटी छोटी बातों की आफताब के लहजे में तलखी सी उभरी। तबस्सुम एकदम चुप सी हो गई थी। मैं थोड़ी देर में आता हूँ अम्मी जान, मीटिंग में हूँ। आफताब को पता था कि अब वो रो रही होंगी। फ़ोन बंद हो गया था, जबकि आफताब का मूड बुरी तरह बिगड़ा था। वापस मीटिंग के लिए बड़ा मीटिंग ख़त्म करता वो उठा था कि सामने से इसे शेर खान आते दिखाई दिया। वो वहीं लब बीच के रह गया। कैसे हो आफताब? शेर खान आवाज़ और लहजा चाल साहब पठानों वाला था। ठीक है, इतनी ही बेरुखी से आफताब ने जवाब दिया। बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करना है। शेर खान के कहने पे वो वापस बैठा, जबकि माथे के बलों में इजाफा हुआ था। आफताब, शेर खान, हम चाहते हैं तुम वापस आ जाओ अपने घर। बिना तमहीद के वो मुद्दे पे आया था। कौन से घर? भवें सुकेरते हुए तीखे अंदाज में पूछा। वही माड़ा जो तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाप का घर है। और कौन से घर की बात हो रही है? वो घर जहाँ से 22 साल पहले आपने और आपकी माँ ने मुझे और मेरी माँ को निकाल दिया था। वो घर। आफताब जितना हो सकता था खुद पे काबू रखता बोला। माड़ा, इस गलती की सज़ा क्या बाप को सारी ज़िंदगी देगा? वो जिच से आ गए थे। बाप ना होते मेरे तो आपको बताता कि सज़ा क्या होती है। नपते तुले अंदाज में कहता वो वहाँ से उठा। आफताब, शेर खान, याद रखना तुम हम से दो नहीं हो सकते, चाहे 100 बहाने बना लो, तुम्हारा बाप हम ही रहेगा। शेर खान दबंग अंदाज में सीने पर हाथ मारते कहा, और आपका नाम मेरा बस चले तो अपने नाम के साथ से खुरच के फेंक दूं। दांत चबाते हुए नफरत से कहा, जबकि शेर खान ने मुस्कुराने पे ही उफक किया। मुंह फेरते वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता। मर्दाना वजाहत का भरपूर शाहकार सफ़ेद कमीज शलवार में, काली वेस्टकोट पहने, पाँव में पेशावरी चप्पल पहने, अनाबी लबों के ऊपर हल्की मूछें, माथे पर पड़े 2 बल्ब और गहरी काली आंखें। वो किसी रियासत का शहजादा ही लगा था, जो एक बार देखने वाले को दोबारा देखने पर मजबूर कर दे। गाड़ी के पास पहुंचा तो गार्ड ने फौरी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसी साने में एक गोली चली, जिसका निशाना आफताब शेर खान था। लेकिन इस तक पहुंचने से पहले कोई और इस गोली और आफताब के बीच में आ गया। गोली लगते ही वो एक पल को झूल गया और आफताब के सीने से जा लगी। ये गोली एक बाजू पे लगी थी। आफताब किंग सा रह गया था। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, आफताब ने इसे अपने बाहों में थाम लिया। कंटिन्यू जारी